नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं विश्व विशेष। सोचिए, जब धरती अचानक इस कदर कांप उठे कि मजबूत से मजबूत इमारतें ताश के पत्ते की तरह ढह जाएं, जब एक पल में लोगों की जिंदगी चीख पुकार, मलबे और मातम में तब्दील हो जाए, तो उस तबाही का मंजर कितना खौफनाक होगा। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप ने कुछ ऐसा ही मंजर दिखाया। पश्चिमी कोलंबिया में आए इस शक्तिशाली भूकंप ने शहरों को बुरी तरह से झकझोर दिया। इमारतें ढह गई, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई, बड़ी संख्या में लोग घायल हुए या मलबे के नीचे हमेशा के लिए फंसे रह गए। राहत बचाव टीमें लगातार जिंदगी की तलाश में जुटी हैं। भूकंप के झटके इतने जबरदस्त थे कि दूर दराज के इलाकों तक लोगों में दहशत फैल गई। कई परिवार अपनों की तलाश में दर बदर भटकने को मजबूर हैं, जबकि रेस्क्यू टीमें मलबे के हर हिस्से को खंगाल रही हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर 7.4 तीव्रता के इस भूकंप ने कोलंबिया में इतनी बड़ी तबाही कैसे ला दी? कितनी बड़ी है इस विनाश की तस्वीर, और मलबे के नीचे फंसी जिंदगियों को बचाने के लिए किस तरह चल रहा है सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन? देखिए रिपोर्ट। धरती सिर्फ कुछ सेकंड के लिए कांपी थी, लेकिन उन कुछ सेकंडों ने कोलंबिया की हजारों जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। देखते ही देखते घरों की दीवारें हिलने लगी, इमारतें भरभरा कर गिरने लगी, सड़कों पर अफरा तफरी मच गई, और जिन जगहों पर कुछ पल पहले तक जिंदगी सामान्य तरीके से चल रही थी, वहीं अब चीख पुकार और मलबे का मंजर दिखाई देने लगा। 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने पश्चिमी कोलंबिया को बुरी तरह झकझोर दिया, और अब इस तबाही के बाद सबसे बड़ी लड़ाई मलबे के नीचे जिंदगी तलाशने की है। 10 अगस्त 2026 को सुबह करीब 7:34 पर कोलंबिया की धरती में जोरदार कंपन हुआ। भूकंप का केंद्र चोको क्षेत्र के सैन जोसे डेल पाल्मार के पास बताया गया। इसकी तीव्रता 7.4 दर्ज की गई, और इसे इस सदी में कोलंबिया में आए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक बताया जा रहा है। झटके इतने तेज थे कि पश्चिमी और मध्य कोलंबिया के बड़े हिस्से में लोगों के बीच दहशत फैल गई। कैली, पेरीरा, मनीजालेस, आर्मेनिया और क्विब्दो जैसे शहर में इमारतें हिलने लगी और कई जगहों पर दीवारें फट गई। लोग सड़कों पर भाग निकले। भूकंप के 2 मिनट तक चलने वाले झटकों ने हजारों घरों को नुकसान पहुंचाया। भूकंप के बाद शुरुआती घंटों में जो तस्वीर सामने आई, उसने पूरे देश को हिला दिया। कहीं इमारतों का मलबा सड़कों पर बिखरा था, कहीं घरों की दीवारें टूट चुकी थी, और कहीं लोग परिवार के सदस्यों को तलाशते हुए इधर उधर भाग रहे थे। जैसे जैसे राहत और बचाव दल प्रभावित इलाकों में पहुंचे, नुकसान का दायरा बढ़ता गया। शुरुआत में मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा और कुछ ही समय में 240 से ऊपर पहुंच गया, जिसमें 1200 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर सामने आई। तो वहीं 3000 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव अभियान के साथ साथ प्रशासन लगातार आंकड़ों को अपडेट कर रहा है, इसलिए आने वाले समय में इनमें बदलाव हो सकता है। लेकिन आंकड़ों के पीछे जो इंसानी कहानियां हैं, वो इस पूरी त्रासदी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जिनके अपने लोग अब भी नहीं मिल रहे। किसी परिवार को अपने पिता की तलाश है, किसी को मां की, किसी को भाई की, और किसी को अपने बच्चे की। कैली से लेकर पेरेरा तक, चोको से लेकर दूसरे प्रभावित इलाकों तक, हर जगह लोगों की नजरें राहत टीमों पर टिकी हैं। किसी को उम्मीद है कि उसका अपना जिंदा मिलेगा, किसी को अपने घर का कुछ सामान मिल जाने की उम्मीद है, और किसी को सिर्फ इतना इंतजार है कि उसके परिवार को सुरक्षित जगह मिल जाए। इस पूरी त्रासदी के बीच सबसे बड़ी ताकत इंसान की उम्मीद है। वही उम्मीद जो मलबे के नीचे फंसे व्यक्ति को सांस लेने की ताकत देती है। वही उम्मीद जो परिवार को घंटों इंतजार करने के बावजूद घटना की जगह से हटने नहीं देती, और वही उम्मीद जो बचाव कर्मियों को लगातार मलबा हटाते रहने के लिए मजबूर करती है। रिपोर्ट के मुताबिक कोलंबिया में 86 इमारतें ढह गई, जबकि 1500 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। 18 स्वास्थ्य केंद्रों और 52 स्कूलों को भी नुकसान हुआ।
पेरीरा, मेनिजालेस और आर्मेनिया जैसे शहरों में सबसे तेज झटके महसूस किए गए। बता दें, पेरीरा काफी उत्पादक क्षेत्र का मुख्य शहर है और वहां सैकड़ों घर क्षतिग्रस्त हुए। रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों लोग अभी भी मलबे के नीचे फंसे हो सकते हैं। बचाव दल हैंड लैंप लगाकर खुदाई कर रहे हैं। कैली में भी कई ढही हुई इमारतों के आसपास बचाव दलों ने अभियान चलाया। शहर के कुछ हिस्सों में इमारतों के गिरने से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। कुछ इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और कुछ जगहों पर इमारतों को खाली कराया गया है। 7.4 तीव्रता के इस भूकंप ने कोलंबिया को अंदर तक हिला दिया, लेकिन तबाही के बीच जो तस्वीर सबसे ज्यादा सामने आई है वो सिर्फ टूटे हुए घरों और ढही हुई इमारतों की नहीं, वो तस्वीर उन लोगों की है जो अपनों को बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। उन बचाव कर्मियों की है जो मलबे में उतर रहे हैं, उन डॉक्टरों की है जो लगातार घायलों का इलाज कर रहे हैं और उन परिवारों की है जो हर गुजरते पल के साथ एक ही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनका अपना वापस लौट आए। भूकंप ने सिर्फ घरों को नुकसान नहीं पहुंचाया, सड़कों, अस्पतालों, स्कूलों और दूसरी जरूरी सुविधाओं पर भी इसका असर पड़ा है। कुछ इलाकों में सड़कें क्षतिग्रस्त होने और मलबा जमा होने की वजह से राहत सामग्री पहुंचाना मुश्किल हुआ है। एम्बुलेंस और बचाव वाहनों को प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाने में कई जगह मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। धरती का कंपन तो कुछ देर में थम गया था, लेकिन उसके झटके आज भी हजारों लोगों की जिंदगी में महसूस किए जा रहे हैं। अब चुनौती है कि इस तबाही से बाहर निकलने की, जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने की और उन लोगों को सहारा देने की जिन्होंने इस भूकंप में अपना सब कुछ खो दिया। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोलंबिया में आए विनाशकारी 7.4 तीव्रता के भूकंप के बाद भारत की ओर से हर संभव सहायता देने की तत्परता जताई है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि कोलंबिया में जान माल के नुकसान से वो बेहद दुखी हैं। He expresses his solidarity with the people and government of Colombia and extends his condolences to the families of the victims and wishes for a speedy recovery to all those affected, as reports emerge of collapsed homes and other significant damage, and as the authorities work to assess the full impact. The United Nations is in close contact with the Colombian authorities and is supporting the government-led response as requested. 中方对哥伦比亚强烈地震遇难者表示深切的哀悼，向遇难者家属和伤者表示诚挚的慰问。相信在哥伦比亚政府带领下，哥伦比亚人民一定会齐心协力，早日战胜灾害，重建家园。 उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में भारत कोलंबिया के साथ खड़ा है और आवश्यकता पड़ने पर राहत सामग्री व मानवीय सहायता मुहैया कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। बता दें, कोलंबिया में यह भूकंप नए राष्ट्रपति अबेलार्डो डे ला एस्प्रिएला के शपथ ग्रहण के कुछ ही दिन बाद आया है। कोलंबिया के राष्ट्रपति अबेलार्डो डे ला एस्प्रिएला ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रिसालांदा प्रांत में प्रभावितों को 3 महीने तक घरेलू सेवाओं के बिल से राहत देने का आदेश दिया। जिन लोगों के घर पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं, उन्हें सरकार द्वारा अस्थायी आश्रय के लिए किराया सब्सिडी और आर्थिक सहायता दी जा रही है। प्रभावित क्षेत्रों के परिवारों और छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समय सीमा को भी 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। We are calling on the diaspora community of South Florida and the United States to, come together and once again, do what we did for Venezuela for Colombia. कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप ने 265 जिंदगानियां छीन ली हैं और हजारों लोगों को घायल किया है। हजारों घरों को उजाड़ दिया है और सैकड़ों परिवारों को अभी इंतजार में खड़ा कर दिया है। लेकिन इसी मलबे के बीच से जब कोई जिंदगी बाहर आती है तो वो पूरी दुनिया को ये संदेश देती है कि उम्मीद आखिरी सांस तक जिंदा रहती है और अब निगाहें उसी मलबे पर टिकी हैं, जहां बचाव कर्मी एक-एक इंच जगह तलाश रहे हैं, जहां परिवार अपनों की आवाज सुनने का इंतजार कर रहे हैं और जहां हर गुजरते पल के साथ जिंदगी को बचाने की ये जंग जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। नेपाल में भड़की हिंसा के बीच पाकिस्तानी मौलाना के नाम और आईएसआई कनेक्शन को लेकर मामला गर्मा चुका है। भारत नेपाल सीमा के करीब तनाव बढ़ने के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है। दंगों की आग के बीच विदेशी कनेक्शन और सीमा पार साजिश के दावों ने पूरे मामले को बेहद गंभीर बना दिया।
जहां एक तरफ नेपाल में तनाव का माहौल है तो दूसरी तरफ भारतीय सीमा पर सुरक्षा और निगरानी बढ़ाई जा चुकी है। इस पूरे मामले में सामने आए दावों, पाकिस्तानी मौलाना के लिंक और सीमा पर बढ़ती हलचल की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है, समझिए इस रिपोर्ट से। नेपाल में भड़की हिंसा ने अब भारत नेपाल सीमा तक हलचल बढ़ा दी है। सुनसरी जिले में धार्मिक कार्यक्रम में शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते पथराव और झड़प में बदल गया। पुलिस को हालात काबू करने के लिए गोली चलानी पड़ी। इसके बाद हिंसा दूसरे इलाकों तक पहुंची और कई जगह कर्फ्यू लगाना पड़ा। 31 जुलाई तक इस पूरे घटनाक्रम में कम से कम 3 लोगों की मौत और 25 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई थी। वहीं अब इस मामले में एक और बड़ा मोड़ आया है। नेपाल में कुछ ना कुछ होता रहता है हर 2-5 साल में एक बार आपस में। अपने देश के चारों तरफ जो छोटे छोटे देश हैं, सब जगह कुछ ना कुछ समस्या चल रही है। बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, नेपाल में, ऐसा श्रीलंका में काफी समय तक चला है। तो ये हमारे लिए चिंताजनक है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि नेपाल में एक सशक्त सरकार चाहिए। जनता बहुत एक्सीलेंट कर ली, कम्युनिस्टों को लोग लड़ाया है, चाइना वहाँ इंटरफेयर करता है। भैया नेपाल के लोगों को, जो हमारे युवा समाज हैं, वो अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए करप्शन के खिलाफ उन लोगों ने आंदोलन किया है। मैं तो सैल्यूट जनाता हूँ 18 साल से लेकर 30 साल के नौजवानों को कि बंगाल के लोग इससे शिक्षा लें कि इतना करप्शन के बाद भी बंगाल के लोग आज इस करप्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कब इस देश के प्रधानमंत्री कुछ करेंगे। अरे भैया, आपका शासन, आपको न नौकरी मिलती है, ना आपकी बेटी सुरक्षित है, ना आपके बहन सुरक्षित है, ना आपका घर सुरक्षित है, ना आपका आंगन सुरक्षित है, ना आप घर बना सकते हैं, ना आप घर में भाड़ा रख सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल की खुफिया एजेंसी की शुरुआती पड़ताल में कुछ विदेशी धार्मिक शहरों और सीमा से जुड़े संभावित नेटवर्क को लेकर जानकारी जुटाने की बात सामने आई है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि कुछ विदेशी धार्मिक लोगों ने नेपाल के भारत से सटे संवेदनशील जिलों का दौरा किया था। रिपोर्ट में पाकिस्तान मूल के मौलाना मोहम्मद इलियास घुमान और काठमांडू की एक मस्जिद के इमाम मुफ्ती अबू बकर कासमी के नाम का जिक्र किया गया है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक सबूत सामने नहीं आया जो इन दोनों को हिंसा भड़काने या आईएसआई के साथ सीधे जोड़ता हो। कम्युनिस्ट सरकारें जो नेपाल में राज कर रही हैं, जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन है, उससे बहुत ज़्यादा डिसएन्चांटमेंट हो गई है। 17 साल में 13 सरकारें बदली हुई हैं। आयाराम गयाराम की म्यूजिकल चेयर गेम ऑफ थ्रोन्स काठमांडू में निरंतर चले जा रही है, बंद होने का नाम नहीं ले रही। कोई पॉलिसी कंटिन्यूटी नहीं, कोई इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं, लूटपाट है। जो कम्युनिस्ट आए थे कि हम सबको बराबर कर देंगे, ये इन्होंने सबको लूट के गरीब बना दिया है और खुद खा गए हैं पैसा सारा। कम्युनिज्म ने जितनी करप्शन लाई है नेपाल के अंदर, शायद ही किसी और जमाने में कहीं और देश में देखी गई हो। एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रही साहब। बता दें कि सुनसरी में विवाद की शुरुआत धार्मिक झंडों और तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर हुई थी। दो समुदायों के बीच बहस बढ़ी, भीड़ जुटी और देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया। पुलिस ने हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन हिंसा बढ़ने पर गोली चलानी पड़ी। नेपाल से क्या स्थिति है दादा नेपाल? बहुत खराब है उधर। गोली आई होगी, सब जला दे रहे। तो किस लिए गए थे आप नेपाल? पेशेंट डॉक्टर गुप्ता। अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? नेपाल से। क्या स्थिति है दादा नेपाल? बहुत खराब है उधर। गोली आई होगी, सब जला दे रहे। तो किस लिए गए थे आप नेपाल? पेशेंट डॉक्टर दिखाने आए। एक व्यक्ति की मौत के बाद इलाके में गुस्सा और बढ़ गया। प्रशासन ने भीड़ जुटने पर रोक लगाई और कई इलाकों में कर्फ्यू लागू कर दिया गया।
बाद के दिनों में तनाव नेपाल के दूसरे हिस्सों तक भी पहुंचा। सिराहा जिले में हुई झड़प में मौत की खबर आई और इसके बाद कई इलाकों में पाबंदियां बढ़ाई गईं। 25% जो बेचारे नेपाली यूथ हैं वो मिडिल ईस्ट में जा रहे हैं, दुबई में जा रहे हैं, अबू धाबी में जा रहे हैं। अभी मैं जब वहां गया तो टैक्सी बेचारे नेपाली गोरखे लड़के हमारे वहां चला रहे, ठीक है, और यूरोप में जाने की कोशिश कर रहे हैं और जापान में जाने की कोशिश कर रहे हैं। जापान अलाउ करता है गोरखास को आने के लिए बिकॉज इनका वो फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स आर द सेम, तो औरों को वो अलाउ नहीं करते, इनको वो जरूर अलाउ करते हैं। अरब्स वगैरह मुस्लिम्स को नहीं जापान अलाउ करता, बट इनको अलाउ करते हैं, वो खुश हैं इनके साथ। तो वो बेचारे बाहर जा रहे हैं नौकरी ढूंढने। आपकी मनी ऑर्डर इकोनॉमी बन गई है नेपाल की, सारा पैसा बेचारे बाहर से कमा के लाके दे रहे हैं, देश में नौकरी ही नहीं मिल रही। और देश में 3-4 जो फैमिलीज हैं उन्होंने तो पांव गाड़ लिए साहब, नई मोनार्की बना ली है, कम्युनिस्ट मोनार्की, माओइस्ट मोनार्की, ठीक है साहब। 80-86 साल के बुढ़े राज कर रहे हैं, कोई जवान बच्चों को पॉलिटिक्स में आने का मौका ही नहीं, चांस ही नहीं, पैसा तो सारा इन्होंने खा के बना लिया है साहब। 12% अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है साहब, और गदर हो रहा है नेपाल में साहब। इस तरह शुरुआती तौर पर नेपाल के सुनसरी में शुरू हुआ विवाद कई जिलों के कानून व्यवस्था की समस्या बन गया। भारत के लिए ये इसलिए खास है क्योंकि सुनसरी नेपाल के उस हिस्से में है जो भारत की सीमा से जुड़ा है। सीमा के दोनों तरफ रहने वाले लोगों के बीच रोजाना आवाजाही, कारोबार और पारिवारिक रिश्ते हैं। कष्टदायक है, विजुअल देख के डर लगता है। मेरा इतना ही आग्रह रहेगा कि हमारे पड़ोसी मुल्कों में जितनी शांति रहे, भाईचारा रहे, उतना ही भारत के लिए भी अच्छा है, उन देशों के लिए भी अच्छा है। और नेपाल से हमारे केवल रिश्ते दोस्ताना ही नहीं, एक परिवार का हिस्सा है। ये संबंध जो भारत और नेपाल का है वो किससे छिपा नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं आगजनी हिंसा ना हो, सामान्य हालात हो, इतना ही हमारा निवेदन है। नेपाल के हालात बिगड़े नहीं है, सुधरे हैं। अगर एक देश का युवा मिल के भ्रष्टाचारी नेताओं के खिलाफ आंदोलन करता है और भ्रष्टाचारी सरकार का तख्ता पलट करता है तो बड़ी बात है। इसका मतलब यह है कि उस देश का युवा जागृत है, उस देश का युवा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार है। ऐसे इलाके में हिंसा बढ़ने पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी हालात पर नजर रखती हैं। बिहार के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बढ़ाए जाने की रिपोर्ट भी सामने आई है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का नाम सामने आने के बाद मामला सीधे सुरक्षा के नजरिए से देखा जाने लगा है। अगर जांच में किसी बाहरी नेटवर्क, पैसे के लेन देन या लोगों के संगठित संपर्क का ठोस सबूत मिलता है तो मामला काफी गंभीर हो सकता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि विदेशी फंडिंग और सीमावर्ती इलाकों में कुछ धार्मिक संस्थानों से जुड़े पहलुओं की भी जांच की जा रही है। एक इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बताया है कि जब से कम्युनिस्ट माओइस्ट काठमांडू में पावर में आए हैं, जो मुस्लिम्स की संख्या थी नेपाल में, आबादी थी, वो 4.2% से 5.09% पे जंप मार गई है 10 साल में। कोई नॉर्मल TFR, फर्टिलिटी रेट, बर्थ रेट इसको जस्टिफाई नहीं करता। और जब थोड़ा स्टडी किया गया है इस मामले को तो पता चला है कि नेपाल के अंदर रोहिंग्या बसाए जा रहे हैं, बांग्लादेशी मुस्लिम बसाए जा रहे हैं। डेमोग्राफी को चेंज करने का खासकर बॉर्डर के बेल्ट में एक बड़ा जो है स्पेसिफिक प्लान बनाया जा रहा है, जिसको कम्युनिस्ट ने मदद करी है अपनी करप्शन से, अपने पैसों की एड दी है वहां पे ये लाने के लिए। मतलब क्या है साहब, वहां पाकिस्तान ने कोई 4000 मदरसे बना दिए हैं, पाकिस्तान से, मिडिल ईस्ट से फंडिंग आ रही है साहब। स्मगलिंग में ये लोग इन्वॉल्व हैं और तस्करी में ये लोग इन्वॉल्व हैं, और ये लोग जो कश्मीर में टेरर हो रहा है वो ये नेपाल का रूट इस्तेमाल कर रहे हैं साहब। और ये कम्युनिस्ट सरकार इनको सपोर्ट दे रही है। वो मुस्लिम्स की संख्या बाय नॉन बायोलॉजिकल मीन्स वो बढ़ा रही है साहब। बता दें, भारत में पहले भी नेपाली नागरिक पर ISI नेटवर्क के लिए काम करने का आरोप लगा है।
रिपोर्ट में 2025 के एक मामले का जिक्र है जिसमें दिल्ली पुलिस ने नेपाली नागरिक प्रभात कुमार चौरसिया को ISI मॉड्यूल से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उस मामले में भारतीय सिम कार्ड पाकिस्तान भेजे जाने का आरोप लगाया था, लेकिन ये अलग मामला है और इसे सुनसरी हिंसा का सबूत नहीं माना जा सकता। नेपाल सरकार ने हिंसा के बाद जांच के लिए समिति बनाई और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। मृतकों के परिवारों के लिए आर्थिक मदद की भी घोषणा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। नेपाल में भड़की हिंसा से शुरू हुई कहानी अब बड़े सुरक्षा सवाल तक पहुंच चुकी है। सुनसरी में हुए टकराव, उसके बाद हुई मौतें और बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तानी मौलाना का नाम सामने आने से मामले में नया मोड़ आ गया है। इसके साथ ही ISI के कनेक्शन की चर्चा ने भारत नेपाल सीमा पर भी नजरें टिका दी हैं। हालांकि इन दावों की पूरी सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन सीमा से जुड़े किसी भी मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता। फोर्सेस एक्टिव हैं और वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि नेपाल में हुई हिंसा के पीछे सिर्फ स्थानीय विवाद था या किसी बाहरी नेटवर्क का हाथ। विश्व विशेष की इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।